हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जो पुराने कंसेप्ट थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वो बदल गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर नए सिरे से नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहाँ पर कि एक कॉन्ट्रैक्टर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसको कि आप कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टी उस काम के लिए एक होलसेल एक अमाउंट पे करता है, यानी कि होलसेल के अंदर एक अमाउंट देता है जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सबसे खास बात ये होती है कि वो काम एक ही साल में जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो जो काम आपने कर दिया उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस जो है मानते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ऐसा पार्ट जो आपने काम कर दिया है और जो एक आपने काम कंप्लीट नहीं किया है। तो इस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा काम होता है जो कि हमने कंप्लीट तो कर दिया है और उसके अलावा जो है हमने जो काम कर दिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने अभी सर्टिफाई नहीं किया है या उसके इंजीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया है। तो जनरली जो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड होता है ये सेलिंग प्राइस पर होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि जो भी हमने जितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसके हिसाब से वर्क कंप्लीटेड जो है, जो सर्टिफाई कर दिया गया, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो काम हमने कर तो दिया, यानी कॉन्ट्रैक्टर ने कर तो दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने उसको सर्टिफाई नहीं किया, तो उसको हम कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ें हो गई कि एक काम जो कि किसके ऊपर किया गया है, जो कि सर्टिफाई कर दिया गया जिसको हम सेलिंग प्राइस पे डिटरमाइन करते हैं, और वो काम जो कि अभी हमने कर तो दिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी ने माना नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड, यानी कि वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड। तो इस वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर सेलिंग प्राइस के कंपोनेंट होने की वजह से एक कंपोनेंट और भी होता है, दैट इज ए नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो इस काम को हमने जिसको कंप्लीट कर दिया है उसके ऊपर अराइज होगा। तो पहले हम नोशनल प्रॉफिट को जो है कुछ रूल रेगुलेशन के साथ बांधते थे। अब जो नया सिलेबस है उसमें जो भी नोशनल प्रॉफिट आप कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेट करेंगे वो सीधा सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपने ट्रांसफर करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो देखिएगा, जो वर्क सर्टिफाई हो गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो काम आपने कर दिया है जिसका सर्टिफिकेशन हमें कॉन्ट्रैक्टी से मिल गया है उसको आप बोलते हैं वर्क डन एंड सर्टिफाइड। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये वो काम है जो अभी आपने कर दिया जिसका सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अगला जो पार्ट है वो है प्रोग्रेस पेमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसके बदले में जो पेमेंट वो समय समय पर वसूल करता रहता है कॉन्ट्रैक्टी से, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। तो प्रोग्रेस पेमेंट जो है वास्तव में वो अमाउंट है जो आप कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव करते हैं। रिटेंशन मनी, जो काम आपने कंप्लीट कर दिया और उसके बदले में अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी जो है उस काम के बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है उसके बदले में कुछ पैसा अपने पास ही रखेगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए, तो उस मनी को बोलते हैं रिटेंशन मनी। इसके बाद है कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड आप सीधा सा समझ सकते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है उसमें से जो रिटेंशन मनी उसने रख ली अपने पास तो बाकी उसने कैश दे दिया। नोशनल प्रॉफिट का मतलब है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक जब हम हर स्टेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसको आप जो है बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जबकि पहले इस प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डालते थे, एक पार्ट रिजर्व रखते थे और एक कॉस्टिंग पीएनएल में जाता था। इसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें हर साल की बजाय साल के शुरू में ही हमें देखें कि जो 3 4 5 साल में जो भी हम प्रॉफिट इकट्ठा कमाएंगे अगर उसको हम एक ही बार में कैलकुलेट करें तो उसको आप बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इसके अंदर आप करेंगे क्या? तो देखिएगा, इसके अंदर आपने करना क्या है। तो इसके अंदर जो भी आपने करना है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से शुरुआत होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको आप बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो अकाउंट है उसको आप कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की बुक में बनेगा। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल आपने खर्च किया है उसके ऊपर
जो लेबर लगाई है, जो बाकी खर्चे किए हैं, ओवरहेड्स या फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन, तो आप ये कर सकते हैं कि फिक्स असेट्स की कॉस्ट तो यहाँ डाल देंगे और WDV दूसरी साइड डाल देंगे, आप डेप्रिसिएशन भी डाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जो भी खर्चा आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किया है वो आप डाल देंगे, और आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो चीज़ें होंगी जो मैंने भी बताई भी थी, वर्क सर्टिफाइड यानी कि WC यानी कि जो आपने काम कर दिया और सर्टिफिकेशन मिल गया, दूसरा WNC यानी कि वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। तो उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये जो भी प्रॉफिट आपका पास आएगा इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, और क्योंकि ये कॉस्टिंग के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो एक सिंपल सा ये अकाउंट अब इस तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर आपने इस सवाल को समझना है। अब सबसे पहले हम एक सवाल जो भी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है इसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपको स्क्रीन पे लिखा है आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, बुक्स कॉन्ट्रैक्टर की बनेंगी, और अब जो है ये चैप्टर बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। तो बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की जो बुक्स है वो बनाएंगे हम। तो देखिएगा सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल है कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन 90% कंप्लीटेड। तो 90% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट है वो 22,50,000 रुपये है। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर जो है 2,50,000 है, और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 32,50,000, और वर्क सर्टिफाइड है 27,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड है 1,75,000, और कैश रिसीव किया है आपने 21,25,000 का। तो देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि टोटल एस्टीमेटेड प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, तो आप ये मान के चलिएगा कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये समझ लीजिएगा 90% कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो देखिएगा टोटल कॉस्ट आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में पहले फॉर्मूला लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 22,50,000, लेकिन आपने लिखना है, ध्यान रखिएगा, प्लस 2,50,000। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 25 लाख। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा काम करने में 25 लाख रुपए लगेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 32,50,000। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अगर 32,50,000 में ये काम कंप्लीट होगा तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा? टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 25 लाख जो है आपको खर्च होंगे, और 32,50,000 आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। तो 32,50,000 माइनस 25 लाख, तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट TEP यानी कि 7.5 लाख। तो ये आपका हो गया टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर आपसे पूछते हैं नोशनल प्रॉफिट, तो आप देखिएगा आप केवल इस काम के निकालते 27,50 के। तो आप पहले सब नोट कर लीजिएगा कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया। अब इस सवाल के अंदर अगर वो पूछ लेता कि नोशनल प्रॉफिट निकालिए, तो देखिएगा नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या करना होता कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपके जो खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर जो अब तक हुए, टोटल एक्सपेंडिचर हुए 22,50,000, और 22,50,000 के सामने आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो देखिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड है आपका 27,50, और वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है देखिएगा, वर्क अनसर्टिफाइड यानी कि वर्क नॉट सर्टिफाइड, इसकी वैल्यू है 1,75,000। तो आप दोनों का टोटल लगाएंगे तो ये आ गया 28,29,25,000, और 29,25,000 में से 22,50,000 आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द नोशनल प्रॉफिट। तो हालांकि इसने टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूछा था, लेकिन हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आपसे क्या भी पूछ ले, आपसे नोशनल प्रॉफिट भी पूछ सकता है। तो ये हो गया 6,75,000। तो ये आपका हो गया नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब है जिसमें एक्यूरेसी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू में होता है तो आप उसका नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, जब 100% के लिए निकालते हैं तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। तो ये आपको समझा दिया है। अब देखिएगा इसी के अंदर एक कंसेप्ट है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करता है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे का एक स्पेसिफिक परसेंटेज प्रॉफिट के रूप में लेता है। तो मान लीजिए कि अगर कॉस्ट आई 80 लाख और उसने कहा कि मैं 80 लाख का 10% जो है अपना प्रॉफिट लूँगा, तो 80 लाख प्लस 10% 8 लाख, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी 88 लाख।
इसी तरीके से अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट घटेगी तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी घट जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक फिक्स परसेंटेज जो है वो जनरली रख ली जाती है और उस फिक्स परसेंटेज को टोटल कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के लिए सुविधा देता है। कॉन्ट्रैक्टी को ये तसल्ली रहती है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में पैसा खर्च हुआ है, जिस तरीके का माल लगा होगा उसी तरीके का मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। और कॉन्ट्रैक्टर को ये निश्चित रहता है कि उसको निश्चित ही लाभ होगा, कोई लॉस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी कॉस्ट वो इनकर्ड करेगा उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चीज़ें हालांकि निश्चित नहीं होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुरू में फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट होगी उसके हिसाब से ही जो है प्राइस जो है डिटरमाइन होगा। अब देखिएगा हम बात करते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं एस्केलेशन क्लोज की। एस्केलेशन क्लोज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, देखिएगा जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उस समय पर मटेरियल के यानी कि सीमेंट के, ईंट के, रोड़ी के, बदरपुर के, इनके जो प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को जब एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के समय अगर कॉन्ट्रैक्ट के इन मटेरियल के और इसके अलावा जो लेबर के या जो बाकी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। और इसी तरीके से अगर वो घट जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होने की संभावना रहती है या कॉन्ट्रैक्टर को एक अबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्केलेशन और डी एस्केलेशन क्लॉज जो है ऐड कर दी जाती है। अगर महंगाई होगी, चीज़ें महंगी होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ही कंपनसेट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड की है कॉन्ट्रैक्टर ने। तो ऐसी क्लॉज को आप बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। और इसके वाइस वर्सा अगर चीज़ें सस्ती हो गई, मटेरियल और लेबर के कॉस्ट घट गए, तो कॉन्ट्रैक्टर प्राइस को कम कर देगा और जितनी भी उसको सेविंग हुई है, कॉस्ट सेविंग, उस पास ऑन कर देगा कॉन्ट्रैक्टी के फेवर में। तो ऐसी क्लोज को बोलते हैं डी एस्केलेशन क्लोज। तो ऐसे केस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो बदल जाता है। आइएगा अब इसी के तहत जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। तो एस्केलेशन क्लोज और डी एस्केलेशन क्लोज अब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ के जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होता है। आप देखिएगा ये जो सवाल है ये जो है पुराने कोर्स के अंदर आया वो है एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए इसमें से कुछ चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वो अभी आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो अब नए कोर्स में नहीं है, मैं बता भी दूंगा आपको। तो देखिएगा मटेरियल खरीदा 6 लाख रुपए का। अब यहाँ पे आप सवाल को समझिएगा। सबसे पहले तो मटेरियल खरीदा आपने 6 लाख रुपए का, मटेरियल खरीदा 6 लाख रुपए का, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, स्टोर से लिया 1 लाख रुपए का, वेजेस लगी 225 की, प्लांट इशूड हुआ 75,000 का। तो प्लांट में आपको 2 ऑप्शन है, या तो प्लांट का डेप्रिसिएशन ले लीजिएगा या प्लांट की ओपनिंग वैल्यू डेबिट कर दीजिएगा और जब डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू बचे उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं 75,000, अपोर्शनड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मोस्टली खर्चे दिए हुए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वाज 20 लाख रुपीज, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 20 लाख एंड कमेंस्ड ऑन द January 1, 2018, द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू द डेट इज 13 लाख। तो ईयर के एंड तक 13 लाख हो चुकी है, आउट ऑफ विच 10,40,000 वाज रिसीव्ड इन कैश, तो वो हमें मैटर नहीं करता और बाकी रिटेंशन रखते। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट बिफोर वाज 60,000। तो देखिएगा 13 लाख रुपए का काम आपने कर दिया जो सर्टिफाई हो चुका है, 60,000 रुपये का वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। इसके अलावा 40,000 का मटेरियल जो है लास्ट में जो है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे दिखा देंगे। और प्लांट की जो WD वैल्यू है वो 30,000 रुपये। तो यू आर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड तो हम निकाल ही लेंगे वहाँ पे कि कितना है। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट, तो देखिए वो सब चीज़ें हमारे अकाउंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हालांकि एस्केलेशन क्लोज का कुछ है नहीं सवाल के अंदर। तो देखिएगा अभी आपने क्या डालना है। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करेंगे, 6 लाख डेबिट में डालेंगे, 1 लाख डेबिट में डालेंगे, 225 डेबिट में डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, 75,000 भी डेबिट में डाल देंगे, 75,000 भी डेबिट में डाल देंगे, 25,000 भी डेबिट में डाल देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू डालेंगे कितना, 10,40,000, सॉरी वर्क सर्टिफाइड है 13 लाख, 13 लाख में से 10,40 मिले और 13 लाख के बाद 60,000 जो आर्किटेक्ट ने जो है अभी अप्रूवल नहीं दिया है, तो 13 लाख 60,000। उसका मटेरियल जो एंड में बचा हुआ है, मटेरियल एट साइट 40,000 आ जाएगा।
और बाद में जो प्लांट की वैल्यू WDV है, प्लांट अगर जो WDV वैल्यू 30,000, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो नोशनल प्रॉफिट होगा और उसको सीधा आप P&L में डाल देंगे। तो आइएगा इस सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा अभी जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, तो आप देखिएगा ये जो 6 लाख का था मटेरियल, 1 लाख का स्टोर से लिया, 225 की वेजेस की, प्लांट 75,000 का, चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 13 लाख का वर्क डन अनसर्टिफाइड, नोट ईयर सर्टिफाइड, मटेरियल अनयूज्ड या मटेरियल एट साइट, प्लांट लेस डेप्रिसिएशन यानी कि WDV, प्लांट की WDV यहाँ पे आपने लास्ट में डाल देनी है, ओरिजिनल कॉस्ट शुरू में डाल देनी है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको उठा के कॉस्टिंग P&L में डाल देना, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि अब चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो गया है और रीज़न बड़ा सिंपल है इसमें, इजी क्यों हुआ है ये भी आपको बता दूं। ये इजी इसलिए हुआ है कि क्योंकि इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया है इस को, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैच करते हुए बनाने की कोशिश की है, और जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस थे वो वास्तव में जस्टिफाई नहीं थे, इररेलेवेंट थे, तो इंस्टीट्यूट ने उसको जो है वापस ले लिया और इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपके पास एक नए रूप में आया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिएगा आप। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आया भी था पीछे एग्जाम में। मेरी बुक के अंदर भी सिमिलर सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईच ईयर। मटेरियल इशू किया देखिएगा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2008, यानी कि पूरा साल है या 9 महीने, बताइए आप। तो 9 महीने की अकाउंटिंग है। तो मटेरियल इशूड है 2,51,000, वेजेस 5,65,600, सैलरी टू फोरमैन 81,300, तो तीनों P&L के डेबिट में डालेंगे। तो मशीन कॉस्टिंग 2,60,000 हैज़ बिन साइट फॉर 146 डेज, इट्स वर्किंग लाइफ इज 7 ईयर्स। तो देखिएगा इस पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, तो देखिए 2,60,000 की चीज़ है, 15,000 स्क्रैप वैल्यू है उसकी, और वो चलेगी आपकी 7 साल। तो पहले इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो कितना आ रहा है। तो 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 7, तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है 35,000, और इसमें से 146 डेज ये यूज़ हो रहा है। तो 146 डेज़ का डेप्रिसिएशन बताइए कितना होगा। तो 146 डेज़ का, तो 35,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो साल भर का है, तो 146/365, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया इस मशीन का, ये जो हमें चाहिएगा। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 146, तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 14,000 रुपीज़। तो आपको डेप्रिसिएशन मिल गया 14,000, ये आप अपना वर्किंग नोट में भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि सुपरवाइजर हु हैज़ पेड 8,000 पर मंथ डिवोटेड हाफ ऑफ हिज टाइम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आधा टाइम वो देता है, तो इसका मतलब 4,000 का टाइम वो देता है, आधा टाइम हो गया, इंटू 9 महीने, तो 36,000 रुपये आप इसके डाल देंगे। ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,36,500, मटेरियल्स आइटम बच गया तो क्रेडिट साइड डल जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 20 लाख रुपये। कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 20 लाख। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन आर्किटेक्ट ने 50% का ही सर्टिफिकेट दिया है। तो आप देखिएगा जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है वो 50% का मिला है, और 2/3 काम हो गया, यानी कि आपका जो काम हुआ है वो 2/3 हुआ है। और सर्टिफिकेशन कितना मिला है, सर्टिफिकेशन कितना मिला है, सर्टिफिकेशन देखिएगा ध्यान से कितना मिला है, सर्टिफिकेशन मिला 1/2। तो क्या हुआ, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, वो कितना हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, यानी कि 2/3 माइनस 1/2, यानी कि 1/6, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की है उसका 1/6 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट किया है, 1/2 जो है सर्टिफाई हो गया है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का 1/6 जो है वो हमारा वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड कितना है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बिन पेड 7.5 लाख ऑन अकाउंट, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस
जो है आपने कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक कैलकुलेशन बचती है 1/6, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिएगा ये जो कैलकुलेशन है कैसे आएगी, तो आप सबसे पहले सारी कॉस्ट को जोड़ लीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले 2,51,000 है, फिर 5,65,600 है, फिर 81,300 है, ये कॉस्ट हो गई हमारी। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन है 14,000 का। उसके बाद देखिएगा 8,000 सुपरवाइज़र के हैं, तो यानी कि हमारे 36,000 हो गया, आधा टाइम डिवोट करता है। फिर 1,36,500 हो गए, और फिर मटेरियल इन हैंड है 35,400, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये आ रही है हमारी 10,49,000। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो 10,49,000 कॉस्ट है ये हमारी 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। तो अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालें, अगर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालें, तो जो हमने अभी जोड़ी है वो 10,49,000 है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,49,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, रेसिप्रोकल कर दो आप तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई है हमारी 15,73,500। और हमारा जो वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड है वो 1/6 है। तो 15,73,000 पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, और उसका 1/6 हमारा वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2,62,250। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। तो अब अगर हम ये दोनों जो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, एक डेप्रिसिएशन और देखिए, तो आपका सवाल जो है सोल्व हो गया। तो देखिएगा 262,500। आइएगा सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चाहें तो वर्किंग में निकाल लेते हैं ये। अब देखिएगा मटेरियल, वेजेस, फोरमैन, मशीन इन्होंने डेबिट करके क्रेडिट कर दी। तो देखिएगा जो डिफरेंस है ये 14,000 है। 260 डेबिट करके 240 क्रेडिट कर दिया, वो 14,000 डेप्रिसिएशन भी डाल सकते थे। मटेरियल इन हैंड्स और 36,000, और ये जो कॉस्ट हमने निकाली थी 1049। आप चाहें तो यहाँ पे ना निकाल के वर्किंग में बना लो, और यहाँ पे आप डाल दो वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क सर्टिफाइड कितनी वैल्यू डाल दोगे आप? 10 लाख, और इसी के नीचे डाल दो वर्क नोट सर्टिफाइड। तो वर्क नोट सर्टिफाइड है 262,250। अब सीधा आपके पास यहीं पे ऊपर वाले पार्ट में नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तो आपको फिर वर्क कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो आपको नीचे वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वर्किंग नोट निकाली। तो नोशनल प्रॉफिट सीधा आ जाएगा 2,13,250 एक ही पार्ट में, और वर्क नोट सर्टिफाइड अलग कैलकुलेट कर लोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाले पार्ट में टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, फिर उसका 1/6 निकाल लेंगे आप। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये भी जो है वर्किंग नोट में आपको दी हुई है। उसके बाद आइएगा अगले पार्ट पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का। तो 3 साल का सवाल जो है पहले देखिएगा कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत काम आता था, क्योंकि वहाँ पे पहले क्या होता था कि कुछ प्रॉफिट अभी आप P&L में डाल देते, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, रिजर्व या सस्पेंस में रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब सारा का सारा प्रॉफिट आपने एक ही बार में जो है सीधा सीधा P&L में डाल देना है। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल को देखें तो ये 3 साल का सवाल है। तो इस सवाल को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा इससे कि किस तरीके का सवाल है ये। तो अगर इलस्ट्रेशन नंबर 6 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2006 और 7 और 8, तो 675 की ये कॉस्ट दे रखी है, फिर वेजेस दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस, कम्युलेटिव वर्क सर्टिफाइड, यानी कि इसमें जो वर्क सर्टिफाइड पहले साल का है, इसमें पहले और दूसरे दोनों साल का है, इसमें पहले दूसरे और तीसरे तीनों सालों का है। तो कम्युलेटिव वर्क अनसर्टिफाइड है 15,000 और 75,000, और लास्ट में होगा ही नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। प्लांट की कॉस्टिंग है 3 लाख रुपए, चाहे तो आप डेप्रिसिएशन लगा लें 25% के हिसाब से, या आप ये कर सकते हैं कि शुरू की वैल्यू 3 लाख और लास्ट में 25% डेप्रिसिएशन लगा के आप शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव पे 75% है तो वर्क सर्टिफाइड। तो ये भी सवाल अब आसान हो गया क्योंकि अब मैंने आपको बताया ये चैप्टर अब ईजी हो गया आपके लिए। तो अब देखिएगा सबसे पहले आपने खर्चे डालिए, खर्चे डाले पहले साल के 675, 620, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30,000, अदर एक्सपेंसेस 30,000। उसके बाद प्लांट का डेप्रिसिएशन भी डाल सकते थे, या प्लांट की ओरिजिनल कीमत और फिर प्लांट की दूसरी जो लास्ट वाली WDV डेप्रिसिएशन लगा के। वर्क सर्टिफाइड कितना है 1350, और वर्क नोट सर्टिफाइड है 15,000। और उसके बाद जो भी डिफरेंस बचा वो सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में डाल दिया, टू कॉस्टिंग
P&L, तो ये लॉस हो गया हमारा पहले साल का। अब जो सेकेंड ईयर में डालेंगे तो देखिएगा ये जो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यूज़ हैं ये भी आपको जो है डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कम्युलेटिव बेसिस पर डाल रहे हैं, तो ये अगली बार के लिए ओपनिंग बन जाएंगी। तो आइएगा दिखाते हैं कैसे। तो ये जो वैल्यूज़ थी आपकी 1350 और 15,000, ये यहाँ पे आपने ओपनिंग शो कर दी 1350, और जो प्लांट बचा वो था 225 का। अब इसको डेप्रिसिएशन लगा के लास्ट में कितना बचेगा, तो 225 में से 25% का डेप्रिसिएशन लगा के जो लास्ट वैल्यू है, फिर बाकी खर्चे आप यहाँ डाल देंगे, मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस। फिर ईयर का कम्युलेटिव वर्किंग सर्टिफाइड 45 लाख और 75,000, तो कम्युलेटिव बेसिस पर ये अकाउंटिंग होती है। और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, वो सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में। तो अब आपको कोई भी दो पार्ट नहीं करने। अब तीसरे साल में क्या करेंगे, तो तीसरे साल में ये वैल्यू और ये प्लांट, ये तीनों ओपनिंग फिगर हो जाएंगे। तो अब उसके बाद जो भी खर्चा करोगे आप वो डालते रहोगे। तो देखिएगा आपका ये क्या हो गया, 168, 750, यार ये जो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड था। फिर जो खर्चे थे वो डाल दिए। उसके बाद इसके ऊपर 75% वैल्यू बचेगी, क्योंकि 25% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ये पूरे पैसे देगा 60 लाख रुपए, डिफरेंस जो भी होगा वो लॉस हो गया। तो ये लास्ट का जो भी लॉस है वो सीधा कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। कॉस्टिंग P&L का जो है एक्सट्रैक्ट है कि पहले साल में ये हुआ, दूसरे साल में ये हुआ, तीसरे साल में, तो नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो ये पहले साल का लॉस, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का, कुल मिला के ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट बचा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा यहाँ पे एस्केलेशन क्लोज या डी एस्केलेशन क्लोज। तो देखिएगा जब एस्केलेशन क्लोज होती है तो वो कैसे काम करती है। तो एस्केलेशन क्लोज के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जो भी आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी थी, और उसमें आपका अगर प्राइस बढ़ गया तो जितना प्राइस बढ़ या घट गया वो एस्केलेशन क्लोज में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा भी ज़्यादा, मान लीजिए 100 कट्टे सीमेंट लगने थे और कॉन्ट्रैक्टर ने 20 कट्टे ज़्यादा सीमेंट लगा दिए, तो एस्केलेशन क्लोज आपको 120 कट्टों पे नहीं मिलेगा, जो 100 कट्टों का स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसी पे मिलेगा। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से अगर 120 कट्टे लगते हैं तो उस पर जो है एस्केलेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपने ये। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर एस्केलेशन क्लोज की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीड प्राइस ऑफ 17.5 लाख subject to an escalation clause for material and wages as spelled out in the contract and corresponding actuals are as follows। अब उसके जो एक्चुअल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो देखिएगा स्टैंडर्ड प्राइस है 50 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, ये आवरली रेट है, ये एक्चुअल रेट है। तो देखिएगा एस्केलेशन में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 50 और 48, तो यह क्या हुआ -2 रुपये हो गए। 80 से 79 एक्चुअल खर्चा कम हुआ, 1 रुपये हो गया। 60 से 66 +6 हो गया। 70 से 72 यानी कि एक्चुअल में आपका क्या हुआ, ज़्यादा पैसे लगे, यानी कि +2 रुपये की एस्केलेशन हो गई। 75 कोई एस्केलेशन नहीं, 65 66 1 रुपये के। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ना कि एक्चुअल क्वांटिटी से बल्कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो एस्केलेशन क्लोज में ध्यान रखना है, तो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000, 3,500, 2,500, 2,000, 2,500 और 3,000। तो देखिएगा 10,000 का फ़ायदा हो गया तो ये माइनस कर दिया, ये 3,500 का फ़ायदा हो गया, और ये 25 के 150, तो 15,000 प्लस कर दिया। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4,000 प्लस कर दिया, ये कुछ है नहीं, और फिर प्लस 3,000। तो इसको टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एस्केलेशन क्लोज। उसके बाद कहता है कि एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल वेजेस द कंपनी हैज़ क्लेम्ड फाइनल प्राइस ऑफ 17,73,600, और वो कहते हैं कि एक्चुअल ये जो है 17,73,600 रुपये जो है खर्च हुए। तो अभी आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एस्केलेशन क्लोज बता दी। तो फाइनल क्लेम जो है आपका 8,500 का आएगा। तो मैंने जो डिफरेंस बता दिया स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे ही, जो स्टैंडर्ड आवर्स पे ही वो कैलकुलेट होगा। तो जो माइनस है वो माइनस में कर दी, जो प्लस है प्लस। तो फाइनल क्लेम जो है 8,500 का एक्स्ट्रा होगा। तो जो एग्रीड प्राइस था वो कितना था, अब देखिएगा एग्रीड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, फाइनल प्राइस 17.5 लाख था, और 8,500 अब आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो कुल का जो प्राइस होगा वो 17,58,500 रुपये जो है मिलेगा। तो जो सवाल में लिखा है कि 17,73,600, नहीं, वो नहीं मिलेगा।
ये नहीं है कि एक्चुअल मटेरियल पे जो महंगाई हुई है वो मिलेगी, केवल और केवल जो स्टैंडर्ड के ऊपर महंगाई हुई है, सस्ता हुआ है, वो आपको एक्सक्लेट होगा। तो जो क्लेम ऑफ 17,43,000 जैसे बेस्ड ऑन द टोटल इंक्रीज ऑफ कॉस्ट दिस कैन बी वेरीफाइड एज बिलो, लेकिन ये आपका जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसे इसने कैलकुलेट किया सारी महंगाई को, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है वो कंपनसेट जो है कॉन्ट्रैक्टी नहीं करेगा। तो जो भी कॉस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल के ऊपर हुई है वही जो है कंपनसेट होगी। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपने देखा कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर जो होता था तो हमारी 3-4 क्लासेस लगती थी, लेकिन अब ये क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो बदल गए हैं। अब सीधा सीधा जो है प्रॉफिट आपने निकालना है। अब इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पर एक सवाल है आपके सामने। इस सवाल को देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बुक के अंदर भी है ये सवाल। और अब ये जो सवाल है अभी तो ये मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 तो भी सिमिलरली मैंने अभी आपके साथ सोल्व किया है, जैसा था कि उसको आप कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में करके जाना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये क्या पूछ रहा है, तो ये पहले क्या होता था, ओल्ड सिलेबस का जो है सवाल था। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट द टोटल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट टू टेक क्रेडिट ऑफ द कॉस्टिंग P&L। तो कॉस्टिंग P&L में ऐसे ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि इतना प्रॉफिट आप डालेंगे, लेकिन अब ये एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल क्या पूछेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट को वो पूछना चाहेगा आपसे। तो इसलिए ऊपर वाले सवाल को आप एक बार देख लो, जो उससे ज़्यादा आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो सवाल है, AKP बिल्डर कमेंस से कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2008, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज 5 लाख। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 5 लाख है। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड ऑन 1 अप्रैल 2008 टू मार्च 31, 2009, 8-9 में ये खर्चा हुआ, और फिर अप्रैल 2009 से लेकर 31 दिसंबर तक ये, तो 12 महीने के खर्चा ये और 9 महीने का जो है एस्टिमेट दिया हुआ है आपको। तब आपसे ये कह रहा है कि ये जो पैसा खर्च हुआ 90,000 रुपये हुआ पहले पीरियड में, वेजेस 75,000, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, प्लांट 25,000 का था, डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,250, प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 14,625। और ध्यान रखिएगा जब टोटल पीरियड का अगर कभी भी आपको प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग देखना होता है तो केवल लास्ट के पीरियड के एंड का देखते हैं, पीरियड के बिगिनिंग का या नहीं देखते, बीच का कभी नहीं देखते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर प्रीपेड लिखा होता, अगर शुरू के पीरियड इस पीरियड का निकाल रहे हो फर्स्ट ईयर का, तो ये पहले साल का प्रीपेड लेना है। लेकिन अगर आप 21 महीने का इकट्ठा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं तो ये बीच के प्रीपेड का जो है कोई काम नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए, द पार्ट ऑफ द मटेरियल वाज अनसूटेबल एंड सोल्ड फॉर 18,125, कॉस्ट बिंग 15,000। तो देखिएगा ये जो भी आप सेल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है। तो 15,000 का जो मटेरियल है वो 18,125 में आपने डाल दिया। तो आपने ध्यान रखना है पार्ट ऑफ मटेरियल अनसूटेबल वाज सोल्ड फॉर 18,125। तो इसकी देखिएगा एंट्री कैसे करोगे आप, तो इसकी एंट्री होगी कि आपने माल बेच दिया 18,125 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,125। जो माल कॉन्ट्रैक्ट से गया वो केवल 15,000 का था, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 15,000, और बाकी का जो पैसा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो 3,125 है वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट नहीं है बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है। इसी तरीके से लॉस के केस में भी इसी तरीके से द पार्ट ऑफ द प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ 2,875, प्लांट का एक हिस्सा जो है आपने बेच दिया 2,875 में। तो ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होगा, प्लांट जो भी सेल कर दोगे वो क्रेडिट कर दोगे, और जो डिफरेंस बच जाएगा, क्योंकि जो प्लांट सेल करने के बाद जो आपको पैसे मिले वास्तव में वो डेप्रीशिएशन की वजह से हुए हैं, तो उसका जो अलग से लॉस या प्रॉफिट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे प्लांट का। द वैल्यू प्लांट लास्ट में जो है 7,750 है, वैल्यू मटेरियल की 4,200, कैश रिसीव्ड जो है अकाउंट में ये है, और द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो है 27,375 है। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड इन 2009, तो ये अगले पीरियड की बात कर रहा है, तो ये बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट की बात करेगा। तो आइएगा भी सवाल का आंसर देखते हैं। देखिएगा ये सवाल है हमारा, AKP बिल्डर्स वाला। तो जो भी अब हमारा मटेरियल था उसकी कॉस्ट हमने डाल दी 90,000 रुपये। हम 2008-9 का बना रहे हैं। पहले वेजेस जो थी उसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ दी, प्लांट 25,000 का था, इसमें जो प्रीपेड था वो घटा दिया, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, और जो भी आपने मटेरियल बेचा अगर वो आपने 18,125 यहाँ पर डाल दिया तो कॉस्टिंग P&L में इधर पर डाल दोगे 3,125, या आप इसको काट के ना सीधा
15,000 डाल सकते थे, फिर ये वाली वैल्यू नहीं आती 3,125। अगर आपने पहले मटेरियल सोल्ड डाल दिया पूरा 18,125, यानी कि 3,125 अलग से एक्स्ट्रा शो करें तो वो आपको कॉस्टिंग पेंडल में दिखाना है। आप चाहते तो सीधा सीधा यहाँ पर ही 15,000 शो कर सकते थे। प्लांट कितने में बेचा, जितने बेचा वही डालना है। प्लांट जितने का बचा लास्ट में वो डाल देना, मटेरियल जितने का बचा वो डाल देना है। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ डाल देनी है, और वर्क अनसर्टिफाइड जो है उसकी वैल्यू डाल देनी है, और जो भी बचा वो नोशनल प्रॉफिट आपका हो गया। तो नोशनल प्रॉफिट अब आप कहाँ डालते हैं, कॉस्टिंग पीरियड में। ये तो हो गया आपका पहले साल का प्रॉफिट। अगर वो आपसे पूछता कि पूरे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए तो पूरे साल भर का, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पूरे के पूरे को बना सकते थे। तो अगर आपको पूरा निकालना होता तो जो भी मटेरियल शुरू से लेके लास्ट तक यूज़ हुआ आप उसको अकाउंट में भी डाल सकते थे, 90,000 प्लस 3,125, और जो सेल कर दिया वो माइनस कर दिया, राइट। ये आपका यहाँ पे निकल गया। तो आपको ये मैंने बताया भी था, आप अकाउंट बना के इसको बनाएंगे तो सेम प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपका बनेगा बजाय कि ऐसे कैलकुलेट करने के, राइट। और इसमें एक रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज भी जो है बनाना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस पूरे सवाल को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के सोल्व करेंगे तो ईजिली जो है सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। जो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन हैं ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आपके इनके सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है मुझसे जो है फ़ोन कर सकते हैं या मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की ये जो क्लास है ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और मेरी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली इसमें जो है अब कवर हो गए हैं, लेकिन वो जो बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चन हैं तो उसमें वो पुराने रूल से भी जो है सवाल के आंसर हैं कुछ सवालों के, तो वहाँ से आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए आप इसी को जो भी ये सारा मटेरियल मैंने आपको कराया है अपने ICI के सारे मटेरियल को आप सोल्व कर लीजिएगा। और ये बस इसी तरीके से आपने सवाल सोल्व करने हैं। और पुराने तरीके से जो नियर कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट 25% कंप्लीट हुआ है, 75% कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, उसमें डिफरेंट तरीके के जो फॉर्मूलेज होते थे वो अब आपने अप्लाई नहीं करने हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। कल एक और क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।